हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार धादीच आपका कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि सरस्वती माँ हमारी देवी है, सरस्वती के बिना बिना ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, इसलिए ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। जैसा कि विदित है कि हमें ज्ञान को लेना है, ज्ञान ये सर्वोपरि है, हमारा जीवन ज्ञान के अनुसार चलता है। जैसा कि एक मंत्र आता है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ यह होता है कि सरस्वती हमारी मां है तो अस्तो मां सद्गमय, हम जो है सदगति की ओर चले, अच्छे राह की ओर चले। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से उजाले की ओर चले, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। मृत्युर्मा अमृतम गमय, और हम मृत्यु से स्वर्ग लोक को चले जाए। मृत्युर्मा अमृतम गमय, इसका अर्थ यह होता है कि हम मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाएं और अमृतम गमया, अमृत को प्राप्त करें। यह आशीर्वाद और किसी का नहीं है, यह आशीर्वाद सरस्वती माँ का है। सरस्वती माँ ने सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए बताया है कि अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। इसका अर्थ यही है कि हम जो है अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमृत की ओर चले और सदगति की ओर चले। जिस रास्ते में हम भटके नहीं, जो सदगति की ओर चले, जो अच्छा रास्ता है उसको हम अपनाएं। इसका यह भावार्थ है कि सरस्वती माँ किसी को रास्ता गलत नहीं देती है। जो सरस्वती माँ जिसके अंदर विराजमान है वह रास्ता स्वयं ही बना लेता है। जिस तरीके से जल अपना रास्ता स्वयं बनाती है, उसी तरीके से हम विद्यार्थी मित्र, आप और विद्यार्थी मित्र अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो खुद तब बनाएंगे जब आपके सरस्वती माँ विराजमान रहेगी। सरस्वती माँ विराजमान है तो आप आपका रास्ता स्वयं बना लेंगे, जिस तरीके से जल अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। तो यह मेरे द्वारा आपका मार्गदर्शन करना है कि आप सरस्वती माँ को अपनाएं, सरस्वती माँ का निवेदन करें, उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप हमारे मस्तिष्क पर बैठे और हमें सदगति की ओर चलाएं, हमें सदगति का रास्ता अपनाएं, सदगति की ओर बनाएं। तो ऐसा आप निवेदन करें भगवान माँ सरस्वती से, माँ सरस्वती से आप निवेदन करें। आज का हमारा टॉपिक सतत एवं व्यापक शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूं, यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड यह कहती है कि छात्र का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, छात्र का व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि छात्र जो है मल्टीमीडिया बन सके, बहुमाध्यम बन सके। छात्र को कहीं आगे आने वाले समय में उसको कोई समस्या नहीं आए। आज ही हम उसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में उसको ज्ञान देवें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ज्ञान प्राप्त करने के बाद छात्र जो है बहुमाध्यम बन जाता है। बहुमाध्यम छात्र बड़ा ही सर्वोत्कृष्ट छात्र बन जाता है। इस टॉपिक का यही कहना है कि छात्र जो है सतत व्यापक मूल्यांकन से बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जैसा कि मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूं, बहुत मूल टॉपिक है। इस मूल टॉपिक में आपको 4 सारणी में बताऊंगा, उस सारणी को आपको याद करना है। सारणी के द्वारा कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन जो सभी जो सारणियां हैं उस सारणी को आप याद कर ले। सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड का नियम बताता हूं मैं आपको कि सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड का क्या नियम है। 1 साल का नियम होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमने 1 साल तपस्या करी है, 1 साल जो हमने लिया है उस साल में पहला पॉइंट हमने या फिर सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, सीबीएसई। दूसरा यह है कोई विद्यार्थी आरबीएसई बोर्ड में है। अब ध्यान रखना, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बात बराबर है, दोनों में परीक्षा हो रही है, दोनों में मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन अर्थ इतना ही है कि यह कहता है सीबीएसई बोर्ड कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आरबीएसई बोर्ड कहता है कि निरंतर मूल्यांकन हम करें, व्यापक मूल्यांकन भी हम करें। लेकिन ये छोटा रूप आरबीएसई और सीबीएसई बड़ा रूप है, बस इतना ही अंतर है।
देखा जाए तो दोनों का अंतर मैं बता देता हूं। ये जो है मार्कशीट देता है ग्रेड पॉइंट में, ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट में मार्कशीट मिलती है। यहां जो मार्कशीट मिलती है वो प्रतिशत पॉइंट में मिलती है, प्रतिशत में, बस इतना ही अंतर है। ये ग्रेड पॉइंट में अपनी मार्कशीट दे रहा है, ये प्रतिशत पॉइंट में मार्कशीट दे रहा है। अब इसकी जो परीक्षा हो रही है वो कैसे हो रही है ये मैं बता देता हूं। जो परीक्षा जो प्रणाली है वो कैसे हो रही है। ये परीक्षा प्रणाली लेता है FA1, FA2, SA1, ये हो गया। अब ये FA4, FA3 सॉरी, ये FA3 होगा, FA3, FA4, SA2, यहां तक ये परीक्षा प्रणाली कंप्लीट हो जाती है। अंतर ज्यादा नहीं है, बस नाम मात्र का अंतर है कि ये सतत व्यापक मूल्यांकन के अनुसार चल रही है सीबीएसई बोर्ड। ये सतत व्यापक मूल्यांकन के अनुसार सीबीएसई बोर्ड चलती है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का ये कहना है कि हम जो है छात्र को मल्टीमीडिया बनाएंगे, बहुमाध्यम तरीके से बनाएंगे, ताकि छात्र को कोई समस्या ना आए। सीबीएसई बोर्ड कहता है कि हम कहे तो हम जो है सिलेबस तो पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम को करिकुलम एक्टिविटी भी पढ़ाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में जितने भी बोर्ड स्कूलें हैं वो क्या को करिकुलम एक्टिविटी चलाते हैं, जिसके अंदर योग है, इसके अलावा स्पोर्ट्स है, इसके अलावा और भी कई एक्टिविटी है जो कराते हैं। उसके अंदर उनका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है बच्चों का, मानसिक विकास होता है बच्चों का, सांस्कृतिक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। तो ये सभी विकास के लिए सीबीएसई बोर्ड अपना पूरा भरपूर सहयोग देती है, तभी सीबीएसई बोर्ड मानी गई है। ये सेंट्रल बोर्ड की स्कूल है, सेंट्रल बोर्ड की स्कूल में ये माना गया है कि हम को करिकुलर एक्टिविटी चलाएंगे, जिसके अंदर हम बच्चों को योग सिखाएंगे, स्पोर्ट्स सिखाएंगे और भी कई अदर एक्टिविटी है वो हम उसको कराएंगे छात्र को, ताकि म्यूजिकल है, म्यूजिकल सिस्टम, आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो ये सब सीबीएसई बोर्ड में चलती है। तो सीबीएसई बोर्ड में करिकुलर एक्टिविटी योग हुआ और स्पोर्ट्स हुआ और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ। इसके अलावा हम और भी कई चीजें ले सकते हैं, अदर चीजें और भी है जो करिकुलम एक्टिविटी में चला देती है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, जो जितने भी सारे विकास जो है सीबीएसई बोर्ड कराता है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 और SA2। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक अर्धवार्षिक परीक्षा है। यहां से लेकर FA1 का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1 का है फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA2 का फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, SA1 का मतलब समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, FA3 फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 और SA मतलब SA2 यानी समेटिव असेसमेंट 2। तो इत्यादि जो है परीक्षा की प्रणालियां हैं, इसको कहते हैं परीक्षा की प्रणाली। अब आरबीएससी क्या कहती है, ये तो सीबीएसई बोल रही है। आरबीएससी की परीक्षा प्रणाली कैसे मानती है, प्रथम जांच जिसको कहते हैं फर्स्ट टेस्ट, जैसे हमने लिखा फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, ये टेस्ट हो गए। अब यहां पर हो गया अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। अब यहां पर लिया हमने थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, वार्षिक परीक्षा। अंतर देख लीजिए, आपको ज्यादा नहीं है, अंतर ज्यादा नहीं है, बस अंतर यह नाम मात्र का अंतर है, एक्टिविटी का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। तो जितना भी है आरबीएससी कम ज्ञान दे रही है, सीबीएसई बोर्ड ज्यादा ज्ञान दे रही है। सीबीएसई बोर्ड जो है उसको ज्ञान दे रही है अटूट, उसके आगे वाले जीवन में काम आने वाला ज्ञान दे रही है, ताकि आज छात्र जो है आगे वाले समय में अटके नहीं। वो सीबीएसई बोर्ड की रही है, ताकि छात्रों को करिकुलर एक्टिविटी भी कराएंगे, पाठ्यक्रम भी पढ़ाएंगे, दोनों काम हम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड कहती है। आरबीएससी कहती है कि हम जो सिर्फ सिलेबस को पढ़ाएंगे, और जो बड़ी बड़ी आरबीएससी स्कूलें हैं वो भी को करिकुलर एक्टिविटी भी चलाना शुरू कर दी है। आरबीएसई बोर्ड की स्कूलों में भी को करिकुलर एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड एक छोटा रूप है, सीबीएसई बोर्ड बहुत बड़ा रूप है। सीबीएसई बोर्ड में जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट बहुत मूल रूप है, क्योंकि यहाँ पर है ना ग्रेड पॉइंट चलता है। ये जितना भी सतत व्यापक मूल्यांकन है इससे रिलेटेड ग्रेड पॉइंट से, बिना ग्रेड पॉइंट की हम सतत व्यापक मूल्यांकन को नहीं समझ सकते हैं, बिना ग्रेड पॉइंट के हम सतत व्यापक मूल्यांकन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। ये सीबीएसई बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को हम समझ जाएं तो ये जो टॉपिक हम उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन पूरा टॉपिक सीबीएसई पर रिलेटेड है। अब यहां पर मैंने बताया आपको जो मार्कशीट मिल रही है ग्रेड पॉइंट में, ये इसका मार्कशीट है। यहां पर मार्कशीट मिल रही है आरबीएससी में प्रतिशत पॉइंट में मिल रही है। अब देखिए यहां पर परीक्षा कैसे होती है। FA1 में जैसे मैंने बताया आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट का अर्थ होता है मूल्यांकन, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट
फर्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, और SA मतलब समेटिव असेसमेंट फर्स्ट। तो इस तरीके से परीक्षा है, ध्यान रखना, ज्यादा अंतर नहीं है। अब मैं इसको बता देता हूं कि ये चीज क्या है। ये जो पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट हमें फर्स्ट टेस्ट से लेकर के फॉर्मेटिव असेसमेंट से लेकर के FA फर्स्ट से लेकर के अर्धवार्षिक परीक्षा तक, हिंदी में मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएं, अर्धवार्षिक परीक्षा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये वार्षिक परीक्षा का है, थर्ड टेस्ट से लेकर के वार्षिक परीक्षा तक। ध्यान रखना अंतर ज्यादा नहीं है। ये कहता है FA, FA2, SA1, F3, F4, SA2। ये कहता है फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा, थर्ड टेस्ट फोर्थ टेस्ट वार्षिक परीक्षा। तो ये कह रहा है, तो ये परीक्षा है, ये परीक्षा, बात बराबर है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है और को करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले में 1 साल का ये रूटीन बना है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ भी हम जानेंगे। सतत का मतलब होता है निरंतर, जिसको बोलते हैं निरंतरता प्राप्त होना, और व्यापक होता है विस्तृत तौर से प्राप्त होना, यानी विस्तृत मूल्यांकन। विस्तृत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये शाब्दिक अर्थ होता है विस्तृत। अब देखिए यह कक्षा 5 से शुरू होता है, कक्षा 5 से शुरू होगा। रटंत विद्या को हमने अपनाया है, उसको कमी को दूर करना है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने पर बल दिया गया। इसमें यह है कि NCF राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राप्त हुई, फिर उसके बाद 2005 में इसको प्रयोग किया गया है। तो इस सतत व्यापक मूल्यांकन को अपनाने में सहायता मिली है, ताकि क्या है कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इनका कहना यह है, सतत व्यापक मूल्यांकन जो NCF है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में, इनका कहना यह है कि छात्र को सर्वांगीण विकास हो सके, छात्र का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास हो सके। इसलिए हमें जो है सतत व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। हम ऐसे मूल्यांकन को प्राप्त करें ताकि वो सतत भी हो, व्यापक भी हो, ऐसा मूल्यांकन हम प्राप्त करें। अब सतत व्यापक मूल्यांकन का एक ये CCE पैटर्न जिसको बोलते हैं, ये मूल्यांकन कैसे होगा? CCE पैटर्न के द्वारा, CCE पैटर्न के द्वारा जो है सतत व्यापक मूल्यांकन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों में शैक्षिक, गैर शैक्षिक को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मूल्यांकन व्यापक हो सकता है। देखो साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय में मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यालय में मूल्यांकन कैसा होगा? एक तो शैक्षणिक होना चाहिए। पहला पॉइंट ये होता है कि शैक्षणिक मूल्यांकन होना चाहिए। शैक्षणिक का मतलब ये होता है कि उसको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, उसको सिलेबस याद कराएं, किताबी ज्ञान कराएं, उसके साथ साथ उसको को करिकुलम एक्टिविटी भी कराएं। मतलब जैसे योग है, आप जो एक पॉइंट है, छात्र को सर्वांगीण विकास भी करना है। छात्र को पाठ्यक्रम तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ उसको एक अदर ज्ञान भी देना है। अदर ज्ञान में उसको योग देना है, उसको हम बोले आर्ट एंड क्राफ्ट देना है, और भी कोकरिकुलम स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाना है। जिसको आगे बढ़ाने के अवसर है, ये उस छात्र को आगे बढ़ाने के अवसर है जो गैर शैक्षणिक क्षेत्र में आते हैं। ये को-करिकुलर एक्टिविटी है जो गैर शैक्षणिक क्षेत्र में आती है, जो छात्र का सर्वांगीण विकास करती है। मूल्यांकन एवं एक सतत प्रक्रिया है जिसको छात्रों की क्षमता, उनकी कमियों को बार बार बताता है, ताकि उन्हें अपने आप को समझने में, सुधारने में अवसर मिलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसका शाब्दिक अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, CCE पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। का आशय क्या है? देखिए, विद्यार्थियों आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में दिया जा सकता है। सभी विकास, साफ लिखा हुआ है, सभी विकास के पहलू। अब ये सभी विकास है, तो इसका मतलब यह है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, हम उसका, छात्र का सर्वांगीण विकास करें, छात्र का सर्वांगीण विकास करें, उसका सामाजिक विकास करें, सांस्कृतिक विकास करें, नैतिक विकास करें, सांस्कृतिक विकास करें। तो सारा विकास उसका होना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम के याद होने से उसका विकास नहीं होगा। CCE पैटर्न ये कहता है, CBSE बोर्ड ये कहता है कि केवल पाठ्यक्रम को याद करने से उस बालक का, उस छात्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें को करिकुलम एक्टिविटी चलानी पड़ेगी। को एक्टिविटी हमें उसको
स्कूलों में जो विद्यालय में चलाना पड़ेगा, ताकि जो है छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके अंदर हम माने तो उसको योग सिखाया जाएगा, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाएगा, उसको स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा, उसके अलावा उसके अदर चीजें भी उसको सिखाई जाएगी, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। आगे हम बढ़े इसी सिलसिले में। आगे बढ़े इस सिलसिले में, तो हम बढ़ते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक को प्रतिपुष्टि, फीडबैक फीडबैक उपलब्ध कराता है। अब ध्यान रखना, फीडबैक का अर्थ यह होता है, फीडबैक लिखा हुआ है, इस फीडबैक का यह अर्थ है कि अपने प्रतिपुष्टि, जैसे अध्यापक अपने क्लास में पाठ पढ़ाया है, जैसे हमने कोई क्लास में पाठ पढ़ाया है, अब क्लास में पाठ पढ़ाने के बाद में उसको फीडबैक आना चाहिए। मतलब कि छात्र से एक टॉपिक जो अध्यापक ने उसको पढ़ा दिया छात्रों को, तो वो बाहर जाने के बाद में हमने उसका, प्रिंसिपल सर ने फीडबैक लिया कि छात्र कितना समझे, छात्रों को कितना आया, छात्रों को कितना समझ में आया, उसका फीडबैक हमने लिया। अब फीडबैक लेने के बाद में कोई समस्या रह गई है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में कुछ समस्या रह गई, उसको दूर करना, मतलब उसको अध्यापक को बताना कि ये कमी रह गई है, इस कमी को आप दूर करिए। तो ये होता है फीडबैक। कमियों को दूर करने के लिए फीडबैक का प्रयोग किया गया है, ताकि वे अपने शिक्षण संबंधी कार्य नीतियों में सुधार कर सके। देखिए साफ लिखा हुआ है कि सुधार कर सके, यानी फीडबैक जो है उस कमी जो रह गई है उस कमी को दूर कर सके, ताकि वो सर्वांगीण विकास भी हो, पाठ्यक्रम का विकास भी हो। यह प्रक्रिया 3 शब्दों में निर्मित होती है, एक तो सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और लास्ट में मूल्यांकन। सतत होता है निरंतर, व्यापक होता है विस्तृत, मूल्यांकन तो है ही है आपका मूल्यांकन। तो ये चीजें हैं जो जरूरी है, इन चीजों को सभी को आना बहुत जरूरी है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर टॉपिक इन द सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इज द CCE पैटर्न। हाईटेक टॉपिक है ये CBSE से रिलेटेड टॉपिक है, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक CBSE स्कूलों में ज्यादा चलता है, RBSE में थोड़ा कम चलता है। तो CBSE बोर्ड पैटर्न है ये। आगे बढ़ते हैं, चार्ट में आपको बताऊंगा, तो उस सिलसिले में आपको मैं बताऊंगा चार्ट में क्या है। अब आते हैं सतत मूल्यांकन। सतत एवं का मतलब होता है निरंतर, सतत के साथ आकलन, मूल्यांकन शब्द भी जुड़ा है, अर्थात लगातार आकलन और मूल्यांकन करना होता है। सतत आकलन कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ चलने की प्रक्रिया है, इसे हम पृथक पृथक रूप से नहीं दे सकते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है। इसमें बालक का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। तो ध्यान रखना, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दोनों से चलता रहता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जो निरंतर होना चाहिए। सतत का अर्थ यह नहीं है कि आप क्लास में पढ़ाएं और रोज टेस्ट लेना शुरू कर दें, तो यह भी गलत होता है। सतत का मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हम रोज टेस्ट नहीं लेवें, रोज परीक्षा नहीं लेवें। हम ऐसा करें कि 1 महीना होवे, 1 महीने में कोई क्लास टेस्ट ले सकते हैं, हो सके 15 दिन में क्लास टेस्ट ले, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है जो फर्स्ट टेस्ट लेंगे उसको 2-2.5 महीने में कोर्स को पूरा करेंगे। जो सिलेबस 2-2.5 महीने का है, उस 2-2.5 महीने में हमने 4 पार्ट पढ़ाए, 5 पढ़ाए, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा करके फिर उसके बाद क्लास टेस्ट हम लेंगे, ताकि जो छात्र जो है उस क्लास टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट में उसको समझ जावे। फर्स्ट टेस्ट हमारा RBSE का रूल है, फर्स्ट टेस्ट लेता है 2.5 महीने में, 2.5 महीने में टेस्ट लेने के बाद में उसको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो वो छात्र पर मूल्यांकन होता है। अब CBSE भी क्या कहती है कि 2 महीने होने के बाद में, 2.5 महीने होने के बाद में वो FA टेस्ट लेती है। FA फर्स्ट का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट लेती है ताकि उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। CBSE का रूल है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया गया है। व्यापक का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक गैर शैक्षिक क्षेत्रों से उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन कही जाती है। व्यापक यानी विस्तृत, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब होता है विस्तृत। अब विस्तृत क्या हो गया? विस्तृत बोले तो SA फर्स्ट, CBSE SA सेकेंड, ये CBSE बोर्ड का है। अब RBSE क्या कहती है कि अर्धवार्षिक परीक्षा, और ये वार्षिक परीक्षा, ये होगी व्यापक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षा। तो ये है CBSE और ये है RBSE, तो ये पॉइंट है। तो CBSE RBSE का रूल आपको समझना है। CBSE का मोस्ट पॉपुलर रूल है, तो उस मोस्ट पॉपुलर रूल को आपको समझना है, फिर उसके बाद में अर्धवार्षिक और RBSE का रूल समझना है। अब आते हैं, व्यापक का आशय बच्चे के समस्त कौशलों गुणों के विकास से लिया जाता है, जिसमें शारीरिक विकास उसका होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, आगे संवेगात्मक विकास होता है। तो सम्मिलित है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक है। इन गुणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संज्ञानात्मक गुण, दूसरा है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र।
संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि हम पाठ्यक्रम को उसको ज्ञान कराएं। पहला पॉइंट तो है कि पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को छात्र को याद कराएं, ताकि सिलेबस छात्र याद कर ले, फिर उसके बाद में सह पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं कि उसके साथ साथ हम उसको अदर एक्टिविटी भी कराएं। अदर एक्टिविटी मतलब योग कराएं, उसको स्पोर्ट्स कराएं, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट कराएं, उसको और भी कई चीजें हैं जो उसको स्कूलों में चलनी चाहिए, ताकि छात्र का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, जिसका संवेगात्मक विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो, सामाजिक नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास उसका हो सके। तो कोर करिकुलर एक्टिविटी भी हम करानी जानी चाहिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र, अब पॉइंट आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। इन क्षेत्रों का मूल्यांकन रचना फॉर्मेटिव, योगात्मक, विकासात्मक, समेटिव दोनों प्रकार से होता है। अब देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र यहां पर लिखा हुआ साफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव क्या है और समेटिव क्या है इसको मैं बताता हूं। फॉर्मेटिव होता है टेस्ट और समेटिव होता है अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक ये इंग्लिश में है, जो आरबीएस का रूल बता रहा हूं मैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तो ये जो है समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव होता है टेस्ट लेना, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, ये फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट इत्यादि आदि। ठीक है, ये क्लियरिटी, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव होता है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, वो टेस्ट हो गया। समेटिव होता है अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये समेटिव है। ये सीबीएसई का रूल है, इन्होंने फॉर्मेटिव दे दिया, उन्होंने समेटिव दे दिया। अब आते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चों की रुचि, अभिवृत्ति, सृजनात्मक, खेलकूद, योग आदि सम्मिलित में किया गया। देखो साफ लिखा हुआ है, खेलकूद में उसको आगे बढ़ाना है, उसको इसमें आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीजें जो है आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी रखती है ये सारी चीजें। संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। मूल्यांकन, अब आता है मूल्यांकन क्या होता है। विद्यालय स्तर मूल्यांकन के प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन शैक्षिक विषयों में छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना और विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप सही आदतों को उसमें डालना और अभिवृद्धि करना शैक्षिक मूल्यांकन की विद्यालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अनुदेशनात्मक कार्यक्रमों का एक भाग है। तो इसमें कंप्लीट दिया गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हम छात्रों का मूल्यांकन करें। छात्र का मौखिक मूल्यांकन हम कर सकते हैं, लिखित मूल्यांकन कर सकते हैं। जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया, जितना भी हमने सिलेबस पढ़ाया, उस सिलेबस को अकॉर्डिंग छात्र का मूल्यांकन करें, मौखिक रूप से उसका मूल्यांकन करें, उसको क्या समझ में आया नहीं आया, उसका निदानात्मक मूल्यांकन करें, उसका उपचारात्मक मूल्यांकन करें। क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन से उसका निदान करना होता है, उसके समस्या को जानना होता है, फिर उसको उपचारात्मक मूल्यांकन मतलब उसकी समस्या को दूर करना होता है। तो इसलिए हमने जो मूल्यांकन करना है, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन हमें करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थियों की प्रतिदिन परीक्षा ली जाए। सतत मूल्यांकन, जैसा मैंने आपको बताया कि सतत मूल्यांकन का यह अर्थ नहीं है कि आप रोज परीक्षा लेवें। आप परीक्षा लेवें, 15 दिन में आपको करीबन 2-3 टॉपिक आपके पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद में एक परीक्षा लेवें, ताकि छात्र को जो है उस परीक्षा में पास हो सके, मूल्यांकन हो सके। और सतत मूल्यांकन की संकलन गुणात्मक होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सोपान होते हैं। देखो, पहला शिक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, निदानात्मक। अब देखिए, निदानात्मक निदान करना मतलब समस्या को जानना, समस्या को जानना, छात्र की समस्या को जानना। यहां पर मैं लिख देता हूं छात्र की समस्या को जानना। उपचारात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण यानी छात्र की समस्या का निदान करना, छात्र की समस्या का उपचार करना, ये अपना उपचारात्मक मूल्यांकन। पुनः संप्राप्ति परीक्षण तथा शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन आदि इत्यादि होते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन का शिक्षण हम करा रहे हैं, संप्राप्ति हम करा रहे हैं, निदानात्मक मूल्यांकन हम कर रहे हैं, छात्र का हम निदान कर रहे हैं, उसकी समस्या को जान रहे हैं, फिर उसकी समस्या का निदान कर रहे हैं, मतलब उसको उपचारात्मक मूल्यांकन, उपचार भी हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। नोट, अब इसमें क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, 1986। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी तौर पर अपनाने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूछा जा सकता है कि एनसीएफ कब लागू किया गया, तो 2005 में विशेष बल दिया गया। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन इसमें से पुटअप हो सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 में लागू किया गया। इन विचारों के आधार पर 2008 तक सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया। 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून आरटी 2009 में सतत एवं समग्र व्यापक मूल्यांकन कानून तौर से स्वीकार किया गया।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन। अब ध्यान रखना क्रियान्वयन क्या होता है, ये सीसी पैटर्न, जैसा मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसी पैटर्न सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसे वर्ष 2010-11 से कक्षा 10 में सभी जगह लागू किया गया है और बोर्ड द्वारा सभी सीसी पैटर्न के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू की गई है। मतलब सीबीएसई बोर्ड ने इस चीज को, सीसी पैटर्न को सभी विद्यालयों में पूरे देश, भारत देश में इस सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू कर दिया गया है, ताकि छात्र का जो है सर्वांगीण विकास हो सके, छात्र पिछड़े नहीं, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो सीसी पैटर्न जो है सभी विद्यालयों में सीबीएसई बोर्ड ने लागू किया है। पार्ट 1, अकादमिक निष्पत्ति शैक्षिक क्षेत्र प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष निम्न 2 अवधियों में विभाजित किया गया है। देखिए अब आते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट टर्म है सीबीएसई बोर्ड का, यदि माने तो फर्स्ट टर्म होता है एफ ए फर्स्ट से SA फर्स्ट तक, ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब आते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या होता है कि FA थर्ड से SA2 तक। अब ध्यान रखना ये जो टॉपिक आरबीएसई में क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं आरबीएसई। आरबीएसई होती है फर्स्ट टेस्ट से अर्धवार्षिक परीक्षा तक, अर्धवार्षिक परीक्षा तक। यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा से लेकर के थर्ड टेस्ट से जो है वार्षिक परीक्षा तक। अब इसको पढ़ते हैं, देखो एफए फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफए को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश में भी आपको याद करना है कि एफए फर्स्ट को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। 10% ही एग्जाम होता है। एफए सेकंड फॉर्मेटिव असेसमेंट 10% ही होता है। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है, सबमेटिव असेसमेंट का अर्थ होता है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो ऐसे फर्स्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उसको बोलते हैं 20% होना चाहिए। 20%, 10% और इसके अलावा 10% और फिर 20%, ये सब मिलाकर के हो जाएंगे 40%। ये 40% जो है शुरू से लेकर के एंड अर्धवार्षिक परीक्षा तक 40% सिलेबस आना चाहिए। ये सिलेबस 40% तक आना चाहिए। पहला पॉइंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोलते हैं फर्स्ट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड को बोलते हैं सेकंड टेस्ट, सबमेटिव असेसमेंट फर्स्ट को बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा। फिर उसके बाद में जो है 20%, ये 10 मार्क्स का है, मतलब 10% सिलेबस आना चाहिए। ये 10% सिलेबस आना चाहिए, 20% सिलेबस, टोटल मिला के 40% सिलेबस हमें देना है। अब आता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में होता है कि FA3 होता है टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो होता है 10% आना चाहिए, थर्ड टेस्ट 10%। FA4 का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो भी आना चाहिए 10%। SA2 सबमेटिव असेसमेंट जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आनी चाहिए 40%। टोटल मिलाकर के 60% ये कोर्स इसमें भी आना चाहिए, मतलब टोटल मिला के 100%। ये जो है 40% और ये मिलाकर के हो गया 100% कोर्स कंप्लीट हो गया। सिलेबस जो है हमारा, सिलेबस 100% कोर्स पूरा हो जाता है। पूरा साल का जो है पैटर्न है वो इस अनुसार ही चलेगा। ये जितना भी रूल्स बनाए हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये जो होता है सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा होता है, सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। मैंने आपको आरबीएसई बोर्ड का भी समझा दिया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है फर्स्ट टेस्ट को बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड को सेकंड टेस्ट बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। सबमेटिव असेसमेंट को अर्धवार्षिक परीक्षा बोलते हैं, ये बताया। फिर सेकंड टर्म में फॉर्मेटिव असेसमेंट को थर्ड टेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को फोर्थ टेस्ट बोलते हैं। ऐसे 4 को हम माने, ऐसे 2 को हम माने सबमेटिव असेसमेंट जो वार्षिक परीक्षा है सेकंड वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, जिसको ये 40% होता है 60%। तो टोटल मिला के 60% 100% सिलेबस हो जाता है जो विद्यार्थियों को कवर करना है एक साल के अंदर। आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। यहां FA का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान रखना। फॉर्मेटिव असेसमेंट विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होता है, देखो साफ लिखा हुआ आंतरिक मूल्यांकन, यानी जिसको फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट बोलते हैं। सबमेटिव असेसमेंट होता है अब प्रश्न पत्रों के द्वारा बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मतलब जिसको वार्षिक परीक्षा बोलते हैं। ये जितनी भी चीजें लिखी गई है वार्षिक परीक्षा से संबंधित है, अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित है जो बाहर से आता है। अब आता है पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्या होता है कि विषयों में सफल होने के लिए छात्र को कम से कम क्या आता है, D ग्रेड आना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड कहती है, सीबीएसई बोर्ड ये कहती है कि D ग्रेड के बाद जो भी ग्रेड आएगी वो पास नहीं कहलाएगा, वो फेल कहलाएगा। जो D ग्रेड के नीचे जो भी ग्रेड पॉइंट आएंगे वो फेलियर में आएंगे, D ग्रेड के पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट आएंगे वो पास ग्रेड में कहलाएंगे। वो पास होगा छात्र D ग्रेड तक। आगे बोलते हैं जिन छात्रों के इन विषयों में E फर्स्ट आया है, E सेकंड आया, वो फेलियर है, लेकिन उसको परीक्षा और भी दे सकता है। वो परीक्षा और देने के बाद उसको पास माना जाएगा यदि पास होता है तो।
ये हमारा ई ग्रेड बोलता है। डी के बाद ई आया, ए बी सी डी ई। ई ग्रेड में यदि कोई आता है तो उसको वापस परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे हम मानते हैं हमारे माने तो हमारे सप्लीमेंट्री आ जाती है परीक्षा के अंदर, हमारे जो परीक्षा के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई। अब वो सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि छात्र को वापस परीक्षा देनी पड़ती है और वो उसमें पास हो जाता है तो पास माना जाता है, लेकिन यदि वो फेल हो जाता है फेलियर माना जाएगा। वही जो है सीबीएसई बोर्ड भी ये कहती है, यदि डी ग्रेड के नीचे ई ग्रेड आ रहा है तो ई ग्रेड में उसको पास होना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री होगी, सप्लीमेंट्री के बाद उसको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसको वापस पास होना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा ये दिया गया। पार्ट सेकंड, सह शैक्षणिक क्षेत्र। अब देखिए सह शैक्षणिक क्षेत्र क्या होता है कि ये जो है को करिकुलम एक्टिविटी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया को करिकुलम एक्टिविटी मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ उसको अदर ज्ञान भी देना है। अदर ज्ञान के लिए उसको क्या लिया, उसका जीवन कौशल, उसका जीवन कौशल में सुधार होगा। इसमें निम्न कौशलों को शामिल किया गया है। मतलब उसका क्या होगा कि चिंतन कौशल, उसका चिंतन कौशल का विकास होगा, मतलब मानसिक विकास, आत्मचेतना, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, विवेचनात्मक सृजनात्मक विचार शामिल है। सामाजिक विकास होगा, उसका सामाजिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक संबंध, प्रभावी संप्रण क्षमता का परानुभव, संवेगात्मक कौशल। अब आता है संवेगात्मक कौशल, उसका सुख दुख संवेगों का प्रबंधन, उसका विकास होगा। अभिवृत्ति एवं मूल्य, शिक्षक सहपाठी विद्यालय कार्यक्रम पर्यावरण मूल्य प्रणाली को प्रगति करना, ऐसी चीजें उसके सामने होनी चाहिए ताकि उसका विकास हो सके। ये जितनी भी चीजें हैं को करिकुलर एक्टिविटी, उसका छात्र का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना है, ताकि को करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा वो उसका स्कूल के अंदर उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। उसको पाठ्यक्रम तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन पाठ्यक्रम पढ़ाने के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी करना है छात्र का। आगे हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। पार्ट 3 सह शैक्षणिक गतिविधियां। अब होते हैं विचारोत्तेजक क्रियाएं। निम्न में से किन्हीं दो मूल्यांकन किया जाएगा। एक तो साहित्यिक सृजनात्मक कौशल, वाद विवाद उसको बढ़ाना है, सृजनात्मक लेखन कौशल, कविता कौशल पाठ, निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण द्वारा। ये जितने भी चीजें मैंने लिखी गई है, ये मैंने जो लिखा है स्लाइड में आपको दिख रही है, ये सारी चीजें जो है को करिकुलर एक्टिविटी से है। जैसे छात्र का साहित्यिक सृजनात्मक विकास कैसे करना है, उसको वाद विवाद में भाग लेना है। बच्चे को, बच्चा वाद विवाद में भाग लेगा तो उसका मानसिक विकास भी होगा और सृजनात्मक विकास भी होगा। अब आता है सृजनात्मक विकास उसका करना है लेखन कौशल में, उसका कविता पाठ पढ़ाना है, निबंध आदि में उसको भाग लेना है, पोस्टर निर्माण में उसको भाग लेना है। तो ये सब उसके जो है भाग लेने के जो प्रक्रिया है, ताकि वो भाग लेकर के उसका सर्वांगीण विकास वह कर सकता है। वैज्ञानिक एवं आईसीटी कौशल, यानी जो विद्यालय में जो आईसीटी कौशल का भी होता है। विद्यालय में क्या होता है कि एक लैब ली गई है, जो रोबोटिक्स लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है, कंप्यूटर लैब है। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी में है, ताकि छात्र जो है प्रौद्योगिकी का विकास भी उस छात्र का हो सके। ये सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा चलता है, जो रोबोटिक्स लैब है, एआई लैब है और इसके अलावा कंप्यूटर लैब है, ये सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा चलती है, ताकि छात्र का जो है कंप्यूटर में भी योगदान देवे। कंप्यूटर में उसको विज्ञान क्लब, प्रोजेक्ट, गणित क्लब और विज्ञान क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी, ओलंपियाड आदि में प्रयोग हुआ। अब दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाएं, संगीत, नृत्य में भाग ले सकते, ड्रामे में भाग ले, पेंटिंग में भाग ले, हस्तशिल्प में, मूर्ति कला, कठपुतली, लोक कलाएं और आदि में उसको भाग लिया जा सकता है। ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है आपका सर्वांगीण विकास करने के लिए, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और इसके अलावा मानसिक, ये जितने भी चीजें हैं सब विकास करने के लिए है, जो उसका कंप्लीट जो है वो मध्यम से उसका विकास हो सके और छात्र का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। उसको पाठ्यक्रम तो आना ही आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, मानसिक, ये सभी विकास उसका हो सके। इसलिए कंप्यूटर भी उसको आना चाहिए। आज के जमाने में, कलयुग के जमाने में कंप्यूटर का बड़ा योगदान है, तो कंप्यूटर भी उसको आना चाहिए। संगठनात्मक और नैतिक नेतृत्व कौशल, इसमें क्लब में उसको भाग लेना, हेल्थ में भाग लेना, आरोग्य क्लब में भाग लेना, आपदा प्रबंधन क्लब में, अन्य क्लब में उसको भाग लेना, ताकि उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके। पार्ट 4। अब पार्ट 4 क्या होता है, छात्र का समग्र निष्पादन। अब बोलते हैं छात्र का समग्र निष्पादन करने के शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक गतिविधियों में वर्ष के दौरान उपलब्धियों पर आधारित है, मतलब उसके वर्ष के दौरान हम उसकी उपलब्धियों पर आधारित होता है। शैक्षणिक क्षेत्र में एक या दो विषयों में ग्रेड को अगली उच्च ग्रेड में अगली अपग्रेड किया जाएगा, जिसका आधार है सह शैक्षणिक क्षेत्र में 2A 2B में तथा सह शैक्षणिक क्षेत्र में 3A 3B में प्राप्त हुए कुल ग्रेड पॉइंट्स होंगे। ये सब ग्रेड पॉइंट्स है जो सीबीएसई बोर्ड में चलते हैं। जैसे यहाँ पर 2A लिखा है, 2B लिखा है, 3A लिखा है, 3B लिखा है। ये सब ग्रेड पॉइंट है जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है, जिससे सांस्कृतिक और ये विकास हो सके। अब हमारे पास आया मोस्ट बिंदु, मोस्ट पॉपुलर पॉइंट इन द सारणी इज दिस टेबल। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप व्यापक एवं विस्तृत, यानी आपका जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बहुत बड़ा टॉपिक है ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके परीक्षा में पुटअप क्वेश्चन जो होगा चार्ट के माध्यम से होगा। ये चार्ट आपको याद है तो आप जो है तुरंत
तुरंत ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। अब चार्ट याद कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बताता हूं इस चार्ट को याद करने का। चार्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको दिख रहा है ये चार्ट बहुत कठिन है, लेकिन इस चार्ट को सरल तरीके से मैं बताना चाहता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चार्ट को याद कर ले। इस सारणी को आप देखिए, पहला पॉइंट क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली जो सीबीएसई बोर्ड में चलती है। यहां पर मैं लिख देता हूं सीबीएसई बोर्ड में चलती है ग्रेडिंग प्रणाली। अब आते हैं, देखिए 9 बिंदु है, इसमें आपको याद नहीं करना 9 बिंदु कितने बिंदु हो, आपको कोई बिंदु याद नहीं करना है। आपको ये जो दिए गए 91 10% ये प्रतिशत है, ध्यान रखना है प्रतिशत दिए गए हैं। यहां पर मैं प्रतिशत लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहे, ये प्रतिशत के रूप है। अब देखिए ग्रेड पॉइंट सीबीएसई का क्या रूल है, आपको देखो ए बी सी डी दिया हुआ है और E1 E2 मैंने आपको बता दिया है सप्लीमेंट्री का रूप है। ये E1 E2 क्या होता है, सप्लीमेंट्री। यहां से लेकर के जो ऊपर तक आएगा वो सभी जो है क्या है, पास की श्रेणी में है, उनको ग्रेड पॉइंट है। यहां से A1 है तो देखिए 91 से 100% किसी के आए हैं तो वो A1 की श्रेणी में आएगा। 81 90% जिसके आए हैं वो A2 की श्रेणी में आएगा। 71 80% किसी के आए हैं तो B2 की श्रेणी में आएगा। 61 70% आए तो B2 की श्रेणी में आएगा। 51 60% के जिसके आए हैं वो C1 की श्रेणी में आएगा। 41 50 के प्रतिशत जिसके आए हैं वो C2 की श्रेणी में आएगा। और 33 और 40 जो इसमें आए हैं वो D की श्रेणी में आएगा। यानी यहां तक जो बच्चा है वो पास है। इसके बाद यदि किसी के आते हैं वो सप्लीमेंट्री की श्रेणी में आएगा। अब इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे आरबीएससी में हमने माना है, आरबीएससी स्कूल है, हमने जो आरबीएससी स्कूल से निकले हैं उस स्कूल में क्या होता था, हमें प्रतिशत मार्क्स मिले हैं, प्रतिशत के तौर पे मिले। हमारे 33% भी आए, 40 भी आए, 50 भी आए, 60 भी आए, 70 भी आए, 80 भी आए, 90 भी आए, 100 भी आए। तो जितने भी प्रतिशत है 33 से ऊपर वो पास की श्रेणी में है। अब 33 से नीचे मार्क्स जो आएंगे वो सप्लीमेंट्री की श्रेणी में और फेलियर की श्रेणी में है। तो ये जितने प्रतिशत है वो आरबीएससी का रूल है। अब आरबीएससी को कन्वर्ट करके आरबीएससी से ऊपर हाई लेवल चल के उसको ग्रेड पॉइंट की श्रेणी में माना गया है। ग्रेड पॉइंट, प्रतिशत को ग्रेड पॉइंट में बदल दिया गया है। सीबीएसई क्या कर रही है, प्रतिशत को ग्रेड पॉइंट में बदल रही है। अब क्या होता है प्रतिशत ग्रेड पॉइंट में कैसे बदल रही है, ये मैंने आपको बताया। 91 से 100% आए तो ए ग्रेड। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूं, ग्रेड पॉइंट को कैसे याद करते हैं। पास की श्रेणी में मैंने आपको बता दिया 33 से लेकर 100% जिसके मार्क्स आ रहे हो पास की श्रेणी में। अब जो है सीबीएसई बोलती है कि डे से लेकर के A1 तक जो भी आएगा वो पास की श्रेणी में, वो पास माना जाएगा। इसको याद करना है आपको, ये दोनों याद करने, A1 A2, B1 B2, C1 C2 और D, बस इतना याद करना है। यहां पर A ग्रेड, यहां पर B ग्रेड, यहां पर C ग्रेड, यहां पर D ग्रेड, बस इतना याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना है। A ग्रेड A1 A2, B ग्रेड B1 B2, C ग्रेड C1 C2 और D लास्ट। ये पास की श्रेणी में, ये पास माने गए सीबीएसई पॉइंट। ये जो ग्रेड है ये ग्रेड जो है पास की श्रेणी में माने गए। ध्यान रखना ए बी सी डी, बस इतना याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। आपको याद करने का तरीका यही है कि आप ए बी सी डी याद कर ले, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं। ए बी सी डी का रूल याद कर ले, ए बी सी डी बस। और ई, ए यानी सप्लीमेंट्री फेलियर, ए को बोला सप्लीमेंट्री फेलियर। और डी है पास, ए बी सी डी पास है और डी फेल है, तो ये फेलियर की श्रेणी में है और ए बी सी डी पास की श्रेणी में है। ये ग्रेड पॉइंट का सिस्टम है। ग्रेड पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आपको याद करना है ए बी सी डी, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। ए बी सी डी बस इतना याद करना है, बस आप पास हो गए। इसमें से पॉइंट आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि 91% से 100% को कौन सी श्रेणी में आता है, कौन से ग्रेड में आता है, तो आपको बताना A1 ग्रेड में। A1 ग्रेड है 91 से 100% A1 ग्रेड में। तो आपको वो पूछ ले 61 से 70% किस ग्रेड में आएगा, तो B2 ग्रेड में। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस तरीके से आरबीएससी में, अपने रीट एग्जाम में, तो इस तरीके से पुटअप होंगे क्वेश्चन। आपको पूछ ले 61% किस ग्रेड में आएगा, तो 61% आपको बताना B2 ग्रेड में आएगा। तो आपको सीधा से याद करना A B C D, A2 B, A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2, है ना। A1 A2, B1 B2, C1 C2 और D, बस इतना याद करना। अब आते हैं, ये ग्रेड पॉइंट तो हो गए, ग्रेड तो हो गया, लेकिन इसके भी पॉइंट है। अब ये पॉइंट देख लिए, यहां पर जो पॉइंट दिए गए वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉइंट भी है। ये जितने भी पॉइंट दिए गए 10 में से हैं, 10 में से 4, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, ये जो है ग्रेड पॉइंट है। सीबीएसई ने पहले ग्रेड का सिस्टम चलाया था, अब फिर सीबीएसई ने सोचा इसको ग्रेड पॉइंट में बदल देते हैं, ग्रेड पॉइंट में बदल देते हैं।
अब ये जो मार्क्स आ रहे हैं 10, ये 4% 4 मार्क्स आ रहे हैं तो 10 में से आ रहे हैं, ना कि 100 में से आ रहे हैं। 4 मार्क्स है 10 में से, 10 में से 4, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10, और बाद में फेल, बाद में उन्होंने माना है फेल है। तो ये जो जितने पॉइंट है वो आपके पॉइंट है, केवल ग्रेड पॉइंट है जिसको 10 में से मार्क्स माने गए। ये 10 में से मार्क्स ना होकर के 100 में से निकले हुए मार्क्स है। अब इस बात का ध्यान रखना, ये 10 में से मार्क्स जो माने गए ना जितने भी हैं, ये 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको ऐसे याद करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 में से नहीं है, ये 100% सिलेबस आया है। 100 में से जो मार्क्स मिले हैं उसको पॉइंटों में बदल दिया गया है। ये हमारा सीबीएसई का सिस्टम है। सीबीएसई सिस्टम क्या है कि 100 में से जो मार्क्स आए हैं उस 100% मार्क्स को पहले हमने पॉइंटों में बदल दिया गया है। उसको यदि 91% मार्क्स आए तो उसको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। जिसको 81 मार्क्स आए उसको 9 मार्क्स मिलेंगे। जिसके 71 आए इसको 8 पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट सिस्टम है। इसको पॉइंट सिस्टम को भी यही से समझना है, इससे समझना है आपको, आरबीएस सिस्टम से। इस पॉइंट सिस्टम को समझना, आरबीएस सिस्टम। बस इसका क्या है कि ये प्रतिशत जो है उसको पॉइंट आरबीएससी ने सीबीएसई बोर्ड ने ग्रेड पॉइंट में बदला है, ग्रेड में फिर पॉइंटों में बदल दिया है। इस तरीके का नया रूप हमने दिया गया। पहले प्राचीन जमाना है, फिर आधुनिक, ये नवीन जमाना। इस तरीके से इसको याद करना। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारणी को आपको याद करने के बाद आपका कोई भी सारणी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप इस सारणी स्लाइड जो दी गई है, स्लाइड को आप याद कर ले, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। अब देखिए समग्र मूल्यांकन, ये जो सारणी दी गई है, जो मैंने एक और सारणी बनाई है, इस सारणी में मैं आपको प्रश्न जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट को समझाने के लिए मैंने सारणी बनाई गई है। आपके सामने जो सारणी की टेस्ट को समझना है, जो परीक्षा होती है वो समझना है। जैसा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है FA फर्स्ट, ये सीबीएसई का रूल है। सीबीएसई कहती है कि हमें FA फर्स्ट होना चाहिए, FA 2 होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड, सबमेटिव असेसमेंट होना चाहिए। सीबीएसई कहती है फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, सबमेटिव असेसमेंट सेकंड। ये सीबीएसई है। अब ये बोलती है आरबीएसई प्रथम जांच, द्वितीय जांच, तृतीय अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक जांच, चतुर्थ जांच, पंचम जांच, वार्षिक परीक्षा, है ना। ये सीबीएसई और आरबीएसई का रूल है। ये सीबीएसई FA 2, SA फर्स्ट, FA थर्ड, FA 4 और SA 2, प्रथम जांच, द्वितीय जांच, अर्धवार्षिक, चतुर्थ जांच, पंचम जांच, वार्षिक परीक्षा। ये जो है आरबीएसई का रूल है। ये 10%, 10%, ये 20% है, ये 10%, 10 और 40%, 100% कोर्स आता है। तो ये जो है सीबीएसई का रूल है। ये प्रथम जांच, द्वितीय जांच, ये आरबीएसई का रूल है। FA फर्स्ट, FA सेकंड, SA 1, SA 2, ये जो है सीबीएसई का रूल है। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही टॉपिक। आपको ये जो सभी चीजें याद करनी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। जैसे आपको बताया कि आप जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीबीएसई पैटर्न ज्यादा चलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसी पैटर्न जो चल रहा है वो सीबीएसई में ज्यादा है। तो आपको जो सारणी मैंने बताई है उस सारणी को आप याद कर लीजिए, ताकि आप जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो सारणी के माध्यम से होगा। वो सारणी आपको याद है तो आपका जो 3-4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और आप इस सारणी को याद करें। मेरी यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी एक रीट एग्जाम में पास होकर के एक अध्यापक पर आपका चयन हो। आप ऐसे के एक अध्यापक बने जो सभ्य अध्यापक बने। वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए, आज के लिए आपकी शिक्षण विधियां पूरी हो गई है। हिंदी शिक्षण विधियां आपकी मैंने पूरी करा दी है। इन हिंदी शिक्षण विधियों को आप पढ़े, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप इसको पढ़ते रहें। जो मैंने आपको बताया उस चीज को आप फॉलो करें, ताकि आप कहीं पर भी अटके नहीं, आप तुरंत ही जो है अध्यापक पद पर आपका चयन हो। वेरी वेरी थैंक्स सभी छात्रों के लिए, वेरी वेरी थैंक्स। और मेरी यही कामना है कि आप जल्दी जल्दी एक अध्यापक, विस्तृत और एक बढ़िया अध्यापक, अच्छा अध्यापक बने। वेरी वेरी थैंक्स।